हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईसीटी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसएससी जेईई एग्जाम आखिर है क्या, क्यों बच्चा इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे, क्यों बच्चा इस एग्जाम को लिखे। क्योंकि कोई भी बच्चा किसी एग्जाम को लिखता है तो उसकी एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई मुझे इस एग्जाम से मिलेगा क्या अगर मैंने इसे क्लियर कर लिया तो आज की वीडियो में इसको इन डेप्थ में जानेंगे। एसएससी जेईई एग्जाम क्या है, कट ऑफ कितना होता है, कहां कहां जॉब मिलती है, क्या मेल और फीमेल के लिए बराबर वैकेंसीज आती हैं, क्या यहां पे कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है, क्या कोई इंटरव्यू है, क्या ये सब इन डेप्थ में जानेंगे आज के इस पूरे वीडियो में। बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर एंड तक नहीं देखा तो समझ में ही नहीं आएगा कि भैया एसएससी जेईई एग्जाम है किसके लिए और इससे फायदे क्या क्या होते हैं आपको। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोर मिनट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं एसएससी जेईई के बारे में। तो देखिए, अगर मैं बोलूं कि एसएससी जेईई एग्जाम किन बच्चों के लिए बना हुआ है, तो पहली बात, जितने बच्चे भी मैकेनिकल के हैं, जितने बच्चे भी इलेक्ट्रिकल के हैं और जितने बच्चे भी सिविल के हैं, वो सब के लिए एसएससी जेईई का एग्जाम आता है। आज के इस वीडियो में हम मेनली टारगेट रखेंगे सिविल के ऊपर। ठीक है, अब सिविल में भी कौन सा बच्चा इसको एग्जाम को लिख सकता है? वो बच्चा जिसका मिनिमम कम से कम डिप्लोमा कंप्लीट हो। सर, जब आप बोल रहे हो डिप्लोमा कंप्लीट हो तो क्या सही में डिप्लोमा ही चाहिए क्या? नहीं, डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री चलेगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट डिप्लोमा है। मतलब अगर डिप्लोमा कंप्लीटेड है तो आप इस एग्जाम को लिख सकते हो, अगर आपने डिग्री कंप्लीट की हुई है तो भी आप इस एग्जाम को लिख सकते हो, अगर आप एमटेक कंप्लीटेड हो तो भी आप इस एग्जाम को लिख सकते हो, अगर आप पीएचडी हो तो भी इस एग्जाम को लिख सकते हो। बस शर्त इतनी सी है, एज लिमिट के अंदर होना चाहिए आपको। ठीक है, आइए और डिटेल में जानते हैं कि सर इस एग्जाम से और क्या फायदे होते हैं। तो देखो, अगर हम एसएससी जेईई के बारे में थोड़ा जानें तो इसका पूरा नाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर। कौन से लेवल का एग्जाम है? सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है और बनोगे क्या आप यहां से? तो बनते हो आप जूनियर इंजीनियर। क्या बनोगे बच्चों आप? जूनियर इंजीनियर। अच्छा, जूनियर इंजीनियर बहुत बड़ी पोस्ट होती है क्या सर? हाँ भाई, लगभग लगभग अगर मैं हायरार्की में देखूं तो जूनियर इंजीनियर एक रेप्यूटेटेड जॉब होती है, एक बड़ी जॉब में ही गिना जाता है जूनियर इंजीनियर को भी। ठीक है सर, कौन कौन सी ब्रांच के बारे में है ये तो आप बता ही चुके हो। ठीक है, और किसके लिए होती है जनरली, तो ये भी आपने बता दिया कि डिप्लोमा मिनिमम रिक्वायरमेंट, इस तरह सब चलेंगे। ठीक है सर, डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? अगर सिविल के लिए देखें तो सीपीडब्ल्यूडी है, बीआरओ है, एमईएस है और भी बाकी डिपार्टमेंट हैं जो आपको एसएससी जेईई के थ्रू सिलेक्ट करते हैं और जॉब ऑफर करते हैं। ठीक है, अब यहां पे अल्टीमेटली आप जूनियर इंजीनियर बनते हैं और जूनियर इंजीनियर बनके आप उस जगह पे पोस्टेड होते हैं जहां पे आपने सपना देखा था। एग्जांपल के तौर पे आप अरुणाचल साइड में पोस्ट हो जाएंगे, ठीक है, आप लद्दाख में पोस्ट हो जाएंगे और आपने सपना देखा था कि यार मैं कभी ऐसी जॉब कर पाऊं जहां मैं अपने रियल लाइफ, जो मैंने सिविल का पढ़ा हुआ है ना, उसको रियल लाइफ में मैं इंप्लीमेंट कर पाऊं। उस जगह पे आप पोस्ट हो पाएंगे या उस जगह पे आप पोस्टेड हो पाएंगे अगर आपने इस एग्जाम को क्लियर किया तो। ठीक है, अब क्या ये एग्जाम टफ है, इजी है, मॉडरेट है, कैसा है सर? आइए जानते हैं। बट उससे पहले कि अगर मैं आपकी जगह होता एज ए स्टूडेंट तो मैं क्या सोचता, यार एग्जाम तो ठीक है, सपना अपना सब पूरा हो रहा है, पर मेनली जब गवर्नमेंट एग्जाम कोई बच्चा सोचता है तो गवर्नमेंट एग्जाम क्यों दें हम? ठीक है, कुछ तो कारण होते होंगे ना गवर्नमेंट एग्जाम भाई क्लियर करने के या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। क्या होते हैं वो रीजंस? भाई कोई बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों करेगा? मैं होता आपकी जगह पे तो मैं अपने से क्वेश्चन पूछता कि मैं क्यों प्रिपेयर करूं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो कुछ बेसिक रीजंस मैं लेके आया हूं, शायद आपके अलग भी हो सकते हैं। एक बार देखिए, मोटा मोटा हिसाब किताब गवर्नमेंट जॉब का जो बच्चा प्रिपेयर करता है तो यही होता है। पहला, उच्च वेतन मतलब हायर सैलरी। भाई अगर आप आज की डेट में एक डिप्लोमा लेवल बच्चे को मार्केट में जब आप प्राइवेट जॉब करते हुए देखते हो तो कितनी सैलरी मिलती है? 15 से 20 हजार रुपए फ्रेशर में, है ना। वहीं जब मैं बात करता हूं एक जूनियर इंजीनियर की जो एसएससी के थ्रू निकला हुआ है, ठीक है, उस बच्चे की स्टार्टिंग सैलरी 50 हजार से ऊपर होती है। तो कहीं ना कहीं सैलरी में ही डिफरेंस दिख गया, 3 गुना सैलरी। तो पहली हाई सैलरी, दूसरा गारंटीड जॉब मतलब जॉब सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं नौकरी की सुरक्षा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। मतलब प्राइवेट जॉब में ऐसा होता है ना कि भाई आप बॉस को पसंद नहीं है, बॉस ने निकाल दिया, ठीक है, आपसे कुछ गलती हो गई काम में, आपको निकाल दिया गया। यहां ऐसा नहीं होता, एक बार आप सिलेक्ट हो गए हैं, हाँ आपने बहुत बड़ा ही गलती ना किया हो उसकी वजह से आपको टर्मिनेट किया गया हो, अदरवाइज यहां पे टर्मिनेशन नाम की चीज ही नहीं होती। जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल होती है, एकदम हाई होती है ये, है ना। मतलब अगर मैं कोई बोलूं कि भाई किसी बच्चे को अगर ऐसी जॉब चाहिए जहां पे वो चाहता है मैं पूरा काम करूं और मन लगा के अपने पूरे जीवन के आखिर तक उसी डिपार्टमेंट में रहूं, तो वो जूनियर इंजीनियर की जॉब है एसएससी जेईई के थ्रू। ठीक है,
अगला, करियर में ग्रोथ, है ना, ग्रोथ किस फॉर्म में, हर फॉर्म में। सर क्या मैं जिंदगी भर जे ही रहूंगा क्या? नहीं, आपकी पोस्ट बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी बताता हूं। सर सैलरी वही रहेगी क्या? नहीं, सैलरी भी बढ़ेगी, वो भी बताता हूं आपको। ठीक है, तो ओवरऑल आपका करियर का ग्रोथ हो रहा है। मतलब पहली चीज, हाई सैलरी इनिशियल में मिल गई आपको, इनिशियल हाई सैलरी मिल गई। दूसरा, भैया जॉब सिक्योरिटी एकदम हाई है। तीसरा कि भाई ग्रोथ हो रहा है हर साल, हर साल ग्रोथ हो रहा है, सैलरी में भी और पोस्ट में भी। आप जेई से एई बनोगे, एई से डबल ई बनोगे, ठीक है, तो आपकी पोस्ट भी बढ़ रही है। और साथ में जब जॉब खत्म हो गई आपकी, जब आपने सक्सेसफुली अपनी जेई की जॉब कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद जीवन के एंड तक क्या रहेगा आपके लिए? पेंशन। क्या रहेगा आपके लिए? पेंशन। मतलब ये तो वही बात हो गई, समय के साथ भी और समय के बाद भी, है ना भाई। जब तक आप नौकरी करें तब तक भी आपको पैसा मिला, नौकरी करने के बाद भी आपको पेंशन मिलता रहा। तो ओवरऑल आपके लिए एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट मिलता है। अगर कोई बच्चा एसएससी जेईई तैयारी करता है और क्लियर करता है इस एग्जाम को, तो एक सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, जहां पे ना तो पैसे की कमी है, ना तो रिस्पेक्ट की कमी है, ना तो आपकी ग्रोथ की कमी है, और ना तो आपके जब आपने जॉब खत्म कर ली उसके बाद का अपना फ्यूचर देखने की कोई भी यहां पे आपको जरूरत है, क्योंकि सब कुछ टेक केयर कर रहा है कौन? आपका एसएससी जेईई एग्जाम बच्चों। ठीक है, अब बात आती है और फायदे क्या हैं सर? और फायदे, तो ये दो फायदे मुझे बहुत जरूरी लगते हैं किसी भी बच्चे के लिए। पहला, सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस मतलब जब आपके मम्मी पापा ना, जब आपके मम्मी पापा कभी किसी को बताएंगे, आपके मौसा को, आपके फूफा को, या किसी को भी बताएंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एसएससी जेईई के थ्रू जूनियर इंजीनियर बन गई है, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जूनियर इंजीनियर रिक्रूट हो गई है, मतलब वो बोलते वक्त भी उनके अंदर इतना प्राइड होगा ना, घर वालों के अंदर, कि आप देखना आपको मतलब समाज में एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगी। वहीं अगर आप सिर्फ जिंदगी भर तैयारी करते रह जाओगे तो हर व्यक्ति आपको आके एक बार छेड़ के जरूर जाएगा कि भैया अभी भी तैयारी कर रहे हो, अभी तक नहीं निकला पेपर, अभी तक नहीं निकला, है ना। तो सोशल रिस्पेक्ट या फिर आप सोशल स्टेटस कह लो। दूसरा जो मुझे लगता है आज के डेट में सबसे ज्यादा कमी है प्राइवेट जॉब के अंदर, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, आप अपने परिवार को कितना समय दे पा रहे हो और अपने जॉब को कितना समय दे पा रहे हो, इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अगर एक भी भैया हिस्सा भारी हो गया दोनों में से, या तो परिवार को ज्यादा हिस्सा दे गए और जॉब में कम टाइम दिया, जॉब में ज्यादा टाइम देगा और परिवार को कम हिस्सा दे दिया, तो ये गाड़ी चलेगी नहीं आपकी जीवन की, ये वहीं पे रुक जाएगी या फिर कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा आपका। तो भैया वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, बहुत जरूरी है कि परिवार के साथ में टाइम गुजारना, क्योंकि अगर वर्क लाइफ बैलेंस होगा तो आपकी टाइमिंग, जॉब टाइमिंग फिक्स होगी, जॉब टाइमिंग फिक्स है तो आप अपने घर में भी टाइम दे पाओगे, अपने बच्चों को भी टाइम दे पाओगे। ठीक है, अब सर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए एसएससी जेईई क्यों बेस्ट है? सबसे पहली बात, मैं जब डिप्लोमा बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, मैं डिग्री के स्टूडेंट से भी बात कर रहा हूं। मिनिमम रिक्वायरमेंट डिप्लोमा है, इसीलिए डिप्लोमा को मैं यहां से आधार मान के इसके ऊपर की चीजें बता रहा हूं आपको। पहली बात, जो भी आप लोग सिलेबस पढ़ते हो अपने कॉलेज में, जितना भी आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में सिलेबस पढ़ते हो, आप उठा के देख लो। पहले सेमेस्टर में आपका आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर दूसरे सेमेस्टर में आता है आपका क्या, आई थिंक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तीसरे सेमेस्टर में आता है आपका सर्वेइंग, ठीक है, उसी में मेरे ख्याल से कई अगर तो स्ट्रक्चर एनालिसिस भी आ जाता है। चौथे सेमेस्टर में आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 आ जाता है, आरसीसी आ जाता है, फिर आरसीसी 2 आ जाता है, फिर स्टील स्ट्रक्चर आ जाता है, साथ में जियोटेक भी बीच में आता है, एफएमबीसी बीच में आता है। मतलब जो 8 सेमेस्टर आप पढ़ते हो, पूरा 8 सेमेस्टर, वो पूरा का पूरा सिलेबस आपका एसएससी जेईई का सिलेबस है। तो सिलेबस में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यहां वो एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपका। और इसी के लिए तो वाईसीटी है। जब हम लोग आपके लिए सेशंस लेके आते हैं, क्यों लेके आते हैं भाई? मैराथन सेशन आपके लिए क्यों आते हैं कि भैया जो बच्चा ही पढ़ रहा है, जिसने पढ़ाई पढ़ के कंप्लीट कर ली है पूरी, अब वो क्वेश्चन सॉल्व करे हमारे साथ और उस एग्जाम को क्लियर करे। ठीक है, अगला सरकारी अफसर। भाई अगर आप देखो तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए केंद्र सरकार में सबसे बड़ा तकनीकी अफसर यही है आपका जेईई का, क्योंकि इसके अलावा बाकी जितनी पोस्ट निकलती हैं वो सारी एई के निकलती हैं और वहां पे फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे डिप्लोमा के बच्चे, वहां फिर डिग्री के बच्चे अलाउड हो जाते हैं। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट डिप्लोमा है, ठीक है, इसके ऊपर सब भर सकते हैं, बट एई में मिनिमम रिक्वायरमेंट ही डिग्री हो जाती है, उसके बाद के बच्चे सारे भरते हैं, तो फिर वहां से डिप्लोमा का बच्चा अलाउड नहीं होता। तो आपके लिए जो अफसर है भैया गवर्नमेंट नौकरी का, वो यहीं पे है। अगला, यहाँ कोडिंग वोडिंग नहीं चाहिए, कोई आपको जावा नहीं आना चाहिए, कोई डॉटनेट नहीं आना चाहिए, कोई पाइथन नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए आपको। ठीक है, आपको अपने फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट, उतना बहुत है, उतना बहुत है। उसके आगे आप जाइए और सीधा गवर्नमेंट जॉब में अपना जो आप जिस चीज में एक्सपर्ट है उसमें काम करिए। ठीक है, ना कि मैं इंटरडिसिप्लिनरी चीजों को सीखूं और फिर काम करूं। भाई हर कोई ऑलराउंडर नहीं बन सकता, है ना। मैं ये मानता हूं
ऑलराउंडर बनने से अच्छा अगर हम एक फील्ड में भी एक्सपर्ट है ना, उसमें ढंग से काम कर गए तो भी हम बहुत आगे निकल जाएंगे जीवन में, ठीक है, बहुत आगे निकल जाएंगे। हर व्यक्ति को ऑलराउंडर होने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, अब जितने बच्चे भी अंतिम वर्ष के छात्र और फ्रेश ग्रेजुएट्स भी आवेदन कर सकते हैं, मतलब जो बच्चे अभी अभी बीटेक में एंटर हुए हैं, ठीक है, मतलब डिप्लोमा टू डिग्री जाते हैं ना, D2D कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है, इसको लेटर एंट्री भी कहीं जगह कहते हैं। जब थर्ड सेमेस्टर में बच्चा एंटर होता है वो बच्चा भर सकता है, ठीक है। फिर जो बच्चा जस्ट पास आउट होने वाला है किससे, डिप्लोमा से, वो भी अगर तैयारी ढंग से करे तो जैसे ही पास आउट होगा वैसे ही फॉर्म भर दे, ठीक है। तो दोनों में चांसेस आपके पास हैं, ठीक है, चांसेस आपके पास है। हाँ, पर ये मत करना कि भैया जैसे ही डिप्लोमा खत्म हुआ फिर मैं तैयारी करने बैठा हूं और अब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं और 1 साल लगा दिया, नहीं। तैयारी तो 1 साल पहले से करो ना डिप्लोमा खत्म होने के, यानी डिप्लोमा के आप ऑलमोस्ट 5वें सेमेस्टर में आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ चौथे से ही स्टार्ट कर दो ना, चौथा 5वां सेमेस्टर पढ़ो ढंग से, छठे सेमेस्टर में प्रैक्टिस करो, जैसे ही छठा सेमेस्टर खत्म हो एग्जाम लिखो और क्लियर कर लो जॉब अपनी। सीधा सीधा यही रूल होना चाहिए भाई आपके लाइफ में। ये रूल से चलोगे तो जल्दी क्लियर करोगे एग्जाम, जितना जल्दी क्लियर करोगे उतने चांसेस हैं ग्रोथ के आपके लाइफ में इसी एसएससी जेईई के अंदर, ठीक है बच्चों। अब बात आती है सर कौन आवेदन कर सकता है इसके लिए, तो बेसिकली मैंने आपको बताया डिप्लोमा इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और वो भी मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल में, तीनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब तीनों में अलग अलग बच्चा अप्लाई करेगा, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल का अलग अलग बच्चा अप्लाई करेगा, बट तीनों ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज आती हैं। हाँ, ये जरूर अच्छी बात है कि सिविल के लिए ज्यादा आती हैं, ठीक है। बीटेक का बच्चा कर सकता है, ठीक है, और योग्यता विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार भिन्न हो सकती है। मतलब अब कई जगह पे क्या होता है, कई बार ना एसएससी जेईई थोड़ा बहुत चेंजेस करती है, तो वो हमें नोटिफिकेशन में भी देखना पड़ेगा कि भाई कहां कहां पे एलिजिबल है। जैसे एक आध पर्टिकुलर ये बोल दूं मैं, क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट होंगे अभी आगे जाके, जैसे बीआरओ है, वहां पे फीमेल कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है। तो अब वहां पे क्यों नहीं अलाउड है, क्योंकि भैया वो फीमेल के लिए जॉब रिक्वायरमेंट ही नहीं है वहां पे, ठीक है। हाँ, बाकी जगह पे सारे में फीमेल कैंडिडेट्स अलाउड हैं। तो ये भी कहां देखना पड़ता है, नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा हमें, और नोटिफिकेशन में देखेंगे तभी समझ में आएगा क्या चेंजेस हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा हिसाब किताब यही है कि डिप्लोमा बच्चा पूरा भर सकता है, डिग्री का बच्चा पूरा भर सकता है इसको, ठीक है। अब एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स की, मैक्सिमम है 32 ईयर्स की, और कई डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 30 तक भी है, जैसे बीआरओ और सेंट्रल वाटर कमीशन में 30 तक की है। हाँ, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया भी गया है, एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, कितने का दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 साल का दिया गया है, एससी एसटी के लिए 5 साल का, एंड पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 10 ईयर्स का क्या दिया गया है, एज रिलैक्सेशन दिया गया। मतलब अगर आप इन पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ये आपके पास एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। जो मैक्सिमम एज होगा उसके ऊपर आप इतने साल तक और अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मान लो अगर 32 है और अगर आप ओबीसी का तो 32 + 3 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। अब यहां पे और रिक्वायरमेंट क्या आती है, नेशनलिटी। तो जनरली इंडियन सिटीजन इन फॉर्म्स को भर पाते हैं। इंडियन सिटीजन, जितने भी इंडियन सिटीजन है ना, इंडिया मतलब टॉप टू बॉटम, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, पूरा, ठीक है, ये पूरा इंडिया भर सकता है। पर कुछ डिपार्टमेंट में हम लोग नेबरिंग कंट्रीज से भी अलाउ करते हैं बच्चों को, नेबरिंग कंट्री से भी अलाउ करते हैं। तो ये भी आपको नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा, और नोटिफिकेशन आप मत देखना, जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा आपको कि ये बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। डन, बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूं, एकदम बेसिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं, जो जो हमारे काम का उसको डिस्कस करते हुए चल रहे हैं बच्चों। अब बात आती है फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए सर। मतलब मेंटल तो मेरा चेक हो गया भाई, कहां से, एग्जाम से। फिजिकल रिक्वायरमेंट भी होती है यहाँ पे। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट फिजिकल रिक्वायरमेंट भी मांगते हैं, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं ना जहां पे वो बोलते हैं कि नहीं आपको मेडिकल टेस्ट करा के ही आना पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट करके ही आना पड़ेगा आपको। तो कैसे होंगे वो डिपार्टमेंट, जैसे बीआरओ है, ठीक है। बीआरओ की जनरल रिक्वायरमेंट होती है कि भैया आपका मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड वो बताएगा आपको, ठीक है। फील्ड सुटेबिलिटी, ये सब वही बताएगा आपको पूरा का पूरा कि भाई आपको किस किस चीजों में वहां पे अपने आप को पास करके बताना पड़ेगा फिजिकल टेस्ट में, ठीक है। जनरली यहां पे क्या होता है, एग्जाम हुआ, ठीक है, एग्जाम होने के बाद आपका एग्जाम क्लियर किया, देन इंटरव्यू नहीं होता यहां पे, फिर आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और कई जगहों पे मेडिकल टेस्ट भी मांग लेता है। जैसे कुछ डिपार्टमेंट मेडिकल टेस्ट मांगते हैं, बीआरओ मांगता है वो चीज, ठीक है। नॉट ऑल एसएससी जेईई डिपार्टमेंट इन्फोर्स दिस क्राइटेरिया। तो बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, हर डिपार्टमेंट को ये क्राइटेरिया नहीं चाहिए, कुछ सिलेक्टेड डिपार्टमेंट्स हैं जिनको ये क्राइटेरिया चाहिए बच्चे को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। देन बच्चों अब बात आती है बच्चों कि डिपार्टमेंट कौन कौन से आते हैं इसके अंदर। डिपार्टमेंट कौन कौन से आते हैं, देखो एक आएगा सीपीडब्ल्यूडी, एक आएगा एमईएस और एक आएगा बीआरओ,
ठीक है। सीपीडब्ल्यूडी के अंदर काम क्या क्या होते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये सारा काम आएगा सीपीडब्ल्यूडी के अंदर। एमईएस के अंदर क्या क्या आएगा, वर्क फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपने देखा होगा प्रोजेक्ट बैरक्स होते हैं, रनवेज होते हैं, मिलिट्री बिल्डिंग्स होती है, ठीक है, ये सब एमईएस के अंदर आएगा, ठीक है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या आएगा, बॉर्डर रोड्स आएंगे आपके, हाईवेज आएंगे, स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस आएंगे, ये सारा काम आएगा बीआरओ के अंदर। इसीलिए यहां पे जनरली मेल कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट किया जाता है बीआरओ के अंदर, ठीक है। फिर आता है सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है, जैसे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, रिवर मॉनिटरिंग हो गई, फ्लड कंट्रोल प्लानिंग हो गई, ये सारा आएगा सीडब्ल्यूसी के अंदर। फिर एनटीआरओ आता है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा भाई, आपका वर्क में कंस्ट्रक्शन सुपरविजन, मेंटेनेंस ऑफ टेक्निकल बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चरल सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, ये सारा काम आपका आएगा किसके अंदर, एनटीआरओ के अंदर। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ये मैंने अभी आपको लगभग 5 डिपार्टमेंट बताए हैं। अब एक जेई की प्रोफाइल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो देखते हैं कि एक जूनियर इंजीनियर का काम क्या होता है आखिरकार। अभी तक हमने रिक्वायरमेंट देखी कि जूनियर इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, पर बनने के बाद आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा वो देखेंगे। यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है साइट सुपरविजन। आपका काम होगा मॉनिटर करना कि साइट पे काम कितने अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है, वो पूरा काम आप ही का होगा जूनियर इंजीनियर का। दूसरा काम होगा क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड बिलिंग। भाई जितना भी आपको बिलिंग वगैरह बनाना है, जितना भी मेजरमेंट वगैरह करना है, वो सब काम आप ही का होगा, ठीक है। जनरली होता है ना कि कॉस्टिंग निकालना होता है या हमें एस्टिमेट बनाना होता है, वो कौन करेगा, जूनियर इंजीनियर ही करेगा। तो जितना भी आपको मेजरमेंट करना है, बीओक्यूज बनाने हैं, ठीक है, जो भी आपको करना है वो यहां पे क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड बिलिंग में जूनियर इंजीनियर ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल। अब साइट पे जो मटेरियल आया है, जो काम हो रहा है, उसकी क्वालिटी को भी इंश्योर करने का काम कौन करेगा, जूनियर इंजीनियर ही करेगा, ठीक है, कि भैया वहां पे क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो काम भी कौन करेगा, जूनियर इंजीनियर का ही काम है बच्चों, वो भी, ठीक है। फिर आता है टेंडर एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। मतलब यहां पे जितनी भी टेंडरिंग प्रोसेस होने वाली है और जो भी टाइमलाइन प्रोजेक्ट कंप्लीशन का है, ठीक है, वो इंश्योर कौन करेगा, अगेन जूनियर इंजीनियर इसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर एक कोर प्रिंसिपल देखा जाए जूनियर इंजीनियर का तो क्या है, इंश्योर एवरी प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, विद इन बजट एंड टू क्वालिटी स्टैंडर्ड। मतलब समय पे काम खत्म हो, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल हो, ठीक है, और जो बजट अलोकेट किया था उस बजट के अंदर अंदर खत्म हो, ये पूरा इंश्योर कौन करता है, ये जूनियर इंजीनियर का ही काम होता है। तो प्राइमरी रोल आपका इतना होता है, ठीक है। अब सर डेली वर्क में क्या क्या काम होगा यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का, ये तो बड़े बड़े हिस्सों में आपने मोटा मोटा बता दिया ओवरव्यू में कि इतना काम जेई करता है। डेली वर्क क्या होगा, तो पहला काम आपका होगा फील्ड वर्क। जो भी काम साइट पे चल रहा है उसकी प्रोग्रेस चेक करना, मटेरियल की क्वालिटी चेक करना, और जो भी कॉन्ट्रैक्टर से आपको पूरा का पूरा मैनेज करना है या मैनेजमेंट करना है वो आप करेंगे, पूरा कोऑर्डिनेट आप ही करेंगे कॉन्ट्रैक्टर के साथ। कभी भी असिस्टेंट इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर के साथ कभी भी कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, वो जेई करेगा हमेशा। अगला होता है ऑफिस वर्क। अब जब आपने पूरा मेजरमेंट साइट पे कर लिया तो उसके बारे में जितना भी नोट्स वगैरह बनाना है वो आप ही बनाएंगे। वो कौन बनाएगा, मेंटेन मेजरमेंट बुक्स, यानी एमबी पूरी आप मेंटेन करेंगे, मेजरमेंट बुक पूरी आप मेंटेन करेंगे, ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट आप मेंटेन करेंगे, सब जूनियर इंजीनियर का काम है, ठीक है। और रिपोर्ट टू सीनियर ऑफिसर, मतलब अपने ए को रिपोर्ट भी आप ही को करना पड़ेगा, ये पूरा काम, ठीक है बच्चों। अब आओ बच्चों, अब यहां पे जानते हैं कि भाई एक जेई के लिए वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है, कितना फील्ड वर्क होता है, कितना ऑफिस वर्क होता है। देखो एसएससी जेई सिविल इंजीनियर्स आर पोस्टेड अक्रॉस डाइवर्स सेटिंग्स डिपेंडिंग ऑन देयर डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट फेस। तो आप हर समय पे अलग अलग जगह पे पोस्टेड होंगे। ऐसा नहीं कि आपकी एक फिक्स जॉब होगी, आप ऑफिस जॉब भी कर रहे हैं या आप फील्ड जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। आप एक्टिव कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाएंगे, डिपार्टमेंटल ऑफिसेज में भी आपकी सिटिंग होगी, रिमोट प्रोजेक्ट लोकेशन पे भी आपको ही भेजा जाएगा, और फील्ड इंस्पेक्शन टूर्स में भी आप ही को भेजा जाएगा। मतलब मोटा मोटा अगर देखें तो लगभग फील्ड वर्क आपका बहुत ज्यादा होगा। 60% टाइम आप फील्ड वर्क में रहेंगे और 40% टाइम आप ऑफिस वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा हिसाब के साथ जेई का अगर देखें तो जेई में 60% टाइम आप कहां पे रहेंगे, फील्ड पे, और 40% टाइम आप कहां पे रहेंगे बच्चों, ऑफिस में, जहां पे आप ऑफिस वर्क करोगे, जैसे मेजरमेंट बुक भर रहे होंगे, ठीक है, क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे, बिलिंग बना रहे होंगे, बीओक्यूज तैयार कर रहे होंगे आप पूरे, ठीक है। तो ये काम आप कब कर रहे होंगे, जब आप ऑफिस में होंगे, तो ठीक है। अब बात करते हैं स्किल रिक्वायर्ड। अब यहां पे स्किल क्या क्या होनी चाहिए एक जेई के अंदर, तो सबसे पहला टेक्निकल नॉलेज। पता चला आप बनाने चलेगा एस्टीमेट, और आपको एस्टीमेट में यही नहीं पता कि मेजरमेंट की यूनिट क्या होती है, या कहां पे कितना परसेंटेज हमें अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ऐड करना है, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट ऐड करना है, कुछ नहीं पता आपको, ठीक है। आपको ये भी नहीं पता कि क्वांटिटी किस में कैलकुलेट करनी होती है, और आप चले गए क्या बनाने,
सोच लो आप बनाने चले गए हो एस्टिमेट या आप बीओक्यू बनाने चले गए हो, पूरी कहानी खत्म कर दोगे आप, है ना, नॉलेज नहीं होगा। दूसरा साइट मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है एक जेई के लिए, ठीक है, लोगों को मैनेज करना, क्योंकि आपका मेन जो पर्पस है ना, जो आपका मेन ये कह लो पूरे जॉब प्रोफाइल में सबसे मेन काम है आपका, आपको लोगों के साथ कांटेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, लेबर्स के साथ में, ये पूरा कोऑर्डिनेशन आप हो, आप बहुत बड़े ब्रिज हो, असिस्टेंट इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर और लेबर के बीच के आप ब्रिज हो। अगर ये ब्रिज टूट गया ना तो फिर ये पूरा काम ही रुक जाएगा, ये पूरा काम ही रुक जाएगा। तो आपका ये वाला काम बहुत अच्छे से होना चाहिए, साइट मैनेजमेंट, ठीक है। यहां पे आप अगर अच्छे से मैनेज कर गए तो हर चीज को आप इफेक्टिवली खत्म कर पाएंगे, मतलब टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीशन होगा, विद इन बजट के प्रोजेक्ट कंप्लीशन होगा आपका, तो ये सब काम आप टाइमली कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन में जब हम लोग बोलते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं यार कि बात करने का तरीका नहीं, किसी से बात करके वो काम करवाने का तरीका मैं बोलता हूं इसको। भाई किसी से अगर आपने हंस के प्यार से अगर बोल दिया ना कि भाई ये काम कर दो, अगर वो मान लो टाइम लिमिट के बाहर का भी काम है तो भी वो कर देगा। और मान लो किसी को आपने बिल्कुल एकदम चिल्ला के बोल दिया भाई काम करके जाना है, नहीं तो आज की सैलरी नहीं बनेगी, भाई वो नहीं करके जाएगा काम, ठीक है। तो यहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी मैटर करती है ना, बहुत मैटर करती है कम्युनिकेशन स्किल एक जेई के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए, ये समय के साथ आता है बच्चों में, ठीक है। जो बच्चा नया नया जेई बनता है उसमें इनबिल्ट नहीं होता प्रॉब्लम सॉल्विंग, समय के साथ बनेगा, क्योंकि आप जैसे जैसे इसमें एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे ना, आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को टैकल करना सीखोगे। और टैकल क्या, इतने अच्छे टैकल करोगे कि भाई एक तो प्रॉब्लम टैकल हो गई, काम भी जल्दी खत्म हो गया, ठीक है। तो दोनों काम आप कर पाओगे विद एक्सपीरियंस। और लास्ट में डिसीजन मेकिंग, क्योंकि देखो आप पूरी हायरार्की में सबसे लास्ट जेई है ना, बट सबसे पहला व्यक्ति आप ही हो जो ऑन साइट डिसीजन लेगा। और अगर वो सही डिसीजन हो गया तो काम भी इफेक्टिवली हो जाएगा पूरा, और वो डिसीजन गलत हो गया तो पूरा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको समय के साथ साथ आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। टेक टाइमली इन्फॉर्म डिसीजन अंडर फील्ड प्रेशर, तो फील्ड प्रेशर पे आपको कैसे आपको डिसीजन लेना है वो आप समय के साथ सीखोगे, सिखाया जाएगा, एक्सपीरियंस के साथ में सीखोगे, ठीक है। अब बात आती है ये सब तो ठीक है, पैसा और प्रमोशन बताओ कितना होगा। तो देखो प्रमोशन होता है, अच्छा प्रमोशन होता है। एग्जांपल के तौर पे जब आप यहां पे सिलेक्ट होते हैं तो आप लेवल 5 पे होते हैं, मतलब यहां पे मैं 5th पे बोलूं तो आपका पहला लेवल जब आप सिलेक्ट होगे ना तो जूनियर इंजीनियर बनोगे, समय के साथ आप ए बनोगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनोगे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बनोगे, और लास्ट तक आप पहुंचते पहुंचते चीफ इंजीनियर बन जाओगे। अगर भगवान ने आपका साथ दिया और आपकी मेहनत चलते गई साथ में तो आप चीफ इंजीनियर तक जा सकते हो। यहाँ पे ये आपकी हायरार्की है प्रमोशन की, ठीक है। सर अगर पोस्ट बढ़ रही है तो क्या समय के साथ पेमेंट भी बढ़ेगी? 100% बढ़ेगी भाई। देखो स्टार्टिंग सैलरी अभी कितनी है, 35,400 लेके 1,12,400 तक का आपका स्टार्टिंग रेंज है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिक पे 35,400 का है आपका, 7th पे कमीशन के साथ चल रहा है अभी, ठीक है, और 4200 रुपए का ग्रेड पे। इसके बाद अलाउंसेस सारे के सारे हैं आपके, ठीक है। कौन कौन से अलाउंस है? दुनिया भर के अलाउंस है, देखो आपके डीए है, एचआरए है, टीए है, सब मिला जुला के आपका स्टार्टिंग सैलरी बनती है 55,000 से लेके 70,000 के बीच में, ठीक है। और इन हैंड सैलरी 50,000 से 62,000 रुपए आती है, बाकी कट बढ़ जाता है आपका, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है ना, प्रोविडेंट फंड है, दुनिया भरी कहानियां है, उन सब में कट जाता है, ठीक है। अब फिगर्स आर अप्रोक्सीमेट एंड सब्जेक्ट टू रिवीजन एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब अगर 8वां वेतन आयोग लग गया तो ये बढ़ जाएगा और, ठीक है, जो कि बहुत जल्दी लगने वाला है 8वां वेतन आयोग, ठीक है। अगला मैं बोल रहा हूं लगने वाला है, मतलब फरवरी में ऑलमोस्ट सब कुछ पास हो चुका है। फरवरी 2026 में 8th पे कमीशन का सब कुछ पास हो चुका है, बट अभी तक कुछ डिपार्टमेंट्स में लगा नहीं है, ठीक है। वहां पे कितना % लगने वाला है वो अभी आगे बताया जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, जैसे ही वो पता चलता है तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला अब बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर, तो डियरनेस अलाउंस है, एचआरए है, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब इसके अंदर है, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। साथ में और क्या क्या होते हैं, तो पेंशन है, जॉब सिक्योरिटी है, मेजर एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा इसके अंदर पूरा का पूरा, ठीक है। और ये मैंने आपको इन डिटेल में बताया भी है। अब सर वैकेंसी कितनी आई है लास्ट ईयर, अगर हम लास्ट 5 साल की देखें तो वैकेंसी कितनी आई है, देखो 2020 में सारे डिपार्टमेंट का मिला दो तो 451 वैकेंसी आई थी सिविल में, सिर्फ सिविल में। 2021 में लगभग 1008, 2022 में देखो आप 2139 वैकेंसी, ठीक है। 2023 में, 2024 में, 25 में, लास्ट ईयर 1312 वैकेंसी। मतलब जब लोग बोलते हैं ना कि सिविल का भैया टाइम खत्म हो चुका है, तो मैं बोलता हूं भाई सिविल का टाइम तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि सिविल में गवर्नमेंट जॉब नहीं आए
ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब तक होता रहेगा सिविल में गवर्नमेंट जॉब आएंगी और सबसे ज्यादा जॉब सिविल में ही आएंगी बच्चों। बट अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो फिर आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो यहां पे सीधा सीधा फंडा ये है, जो बच्चा राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले गया और राइट टाइम पे पढ़ के निकल गया वो बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी बच्चे रह जाएंगे, ठीक है। सर सिविल ब्रांच को एडवांटेज क्यों है? बहुत एडवांटेज है ना सिविल को भाई। सिविल में आज तक एडवांटेज कभी खत्म ही नहीं हुआ, 10-20 साल तो मुझे होगा देखते हुए, उसके पहले से भी भाई ये इतना ही स्मूथ ब्रांच रहा है ना। बाकी ब्रांचेस अप डाउन होती गई, सिविल स्ट्रीमलाइन की तरह चला है बिल्कुल, है ना। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, रोड एंड ब्रिजेस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स हैं, और सिविल इंजीनियर के लिए खूब सारी अपॉर्चुनिटी है यार। आप देखो हर जगह पे आज की डेट में स्मार्ट सिटी चाहिए ना आपको, अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ गया है, ठीक है, फिर भारत माला प्रोजेक्ट है, सागर माला प्रोजेक्ट है, दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो सिविल में गवर्नमेंट जो भी कमी तो कभी होने वाली ही नहीं है, ये तो मैं आपको अभी से बता देता हूं, नहीं होने वाली, ठीक है। आप उठा के देखो ना, हर स्टेट का एई जेई, आप एसएससी जेई की वैकेंसी को, आप आरआरबी जेई की वैकेंसी देखो, कितनी वैकेंसी आ रही है। तो सिविल में वैकेंसी की कमी नहीं होने वाली, हाँ प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर सिलेक्ट होना है हमें तो, ठीक है। अब कट ऑफ ट्रेंड क्या है सर? कट ऑफ ट्रेंड देखो, कट ऑफ ट्रेंड 3-4 चीजों पर डिपेंडेंट होता है, एक वैकेंसी, दूसरा पेपर की डिफिकल्टी, तीसरा कंपटीशन और चौथा कैटेगरी, ठीक है। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ही हायर कट ऑफ जाएगा, जो कि हमें अभी रिसेंट ईयर्स में देखने को मिला है। अब बच्चे क्या है और ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं तो पेपर भी टफ बन रहा है और कट ऑफ भी और ऊपर बढ़ता जा रहा है। एग्जांपल के तौर पे ये रहा कट ऑफ पेपर 1 का, पेपर 1 का कट ऑफ देखो आप, ठीक है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओएच, एचएच के लिए 2025 में पेपर 1 का कट ऑफ 200 में से 127 नंबर गया जनरल के लिए, 2024 में 122 था, 2023 में 108 था, 110 और 2020 में था 120। एंड सिमिलरली बाकी सारी कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ रहे, ठीक है। तो कट ऑफ अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 200 नंबर का पेपर है, अभी भी 60% के आसपास कट ऑफ है पेपर 1 का। सर पेपर 2 का जरा बता दो, है ना, या ओवरऑल पूरा बता दो आप, ठीक है, कितना कट ऑफ जा रहा है पेपर 1 प्लस पेपर 2 का। तो मैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 का फाइनल आपको बताता हूं कितना आया यहाँ पे। पेपर 1 प्लस 2 का कितना कट ऑफ है आउट ऑफ 500 में से, क्योंकि 200 नंबर का पहला पेपर हुआ और 300 नंबर का दूसरा पेपर हुआ, टोटल पेपर होता है 500 मार्क्स का। तो इसमें से कितने का हुआ वो देख लेते हैं, आ जाओ। तो 2020 में अनरिजर्व्ड के लिए गया था 306 से लेके 264 के बीच का रेंज गया था ये, ठीक है, क्योंकि उस समय पे पैटर्न भी अलग था, सब कुछ अलग था, अभी पैटर्न अलग हो गया है। अब 2025 का कट ऑफ देखो आप, 361 से 388 गया है। क्यों? क्योंकि पेपर 1 भी ऑब्जेक्टिव हो गया और पेपर 2 भी ऑब्जेक्टिव हो गया है, ठीक है। तो अभी आपका कट ऑफ थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है, अभी भी प्रिपेयर कर लोगे ना तो टाइमली खत्म करके सिलेक्ट हो सकते हो एसएससी जेई के थ्रू, है ना। बाद में तो और मुश्किल बढ़ती है क्योंकि कंपटीशन और बढ़ रहा है ना बेटा, ठीक है। इसी हिसाब से देखो ओबीसी का कट ऑफ, ठीक है, रिसेंट कट ऑफ 381 और 355 इसके रेंज में, 336 और 360 के बीच में एससी का है और 332 से 365 के बीच में एसटी का है और ईडब्ल्यूएस का लास्ट में दिया कट ऑफ। अब सर कंपटीशन लेवल कैसा है एसएससी जेई के अंदर, ये तो तुमको मुझसे ज्यादा अच्छे से तुमको पता है ये चीज। क्या? हर साल लगभग लाखों स्टूडेंट इस पेपर को लिख रहे हैं, ठीक है, लाखों लिख रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट सीरियस, ठीक है। कुछ तो ऐसे देने कि आओ देख के आते हैं पेपर, फिर डिफिकल्टी देखेंगे। तो यहां पे कंसिस्टेंट प्रिपरेशन चाहिए, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करोगे तो बड़ा एडवांटेज है, सिलेक्ट हो सकते हो। और इसी के लिए वाईसीटी आपको पूरी प्रिपरेशन करवाने के लिए सारे बैचेस आपके लिए लेके आता है, ठीक है। अगर बैचेस के बारे में डिटेल में जानना है कमेंट में डालो, बताया जाएगा कौन कौन से बैचेस हैं आपके लिए। अब बात करें बच्चों कि क्या सही में एसएससी जेईई डिफिकल्ट है क्या? देखो डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ पेपर के टाइमिंग में एक है कि भाई 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं, तो वहां पे थोड़ा सा स्पीड मैटर करती है। तो पेपर डिफिकल्ट नहीं है, पेपर तो मॉडरेट है, टाइमिंग कम है, ठीक है। चैलेंजेस, बड़ा सिलेबस है, सिलेबस बहुत बड़ा है, कंपटीशन, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे सबसे मेन फैक्टर है। जो बच्चा 200 क्वेश्चन 2 घंटे में कर गया, ठीक है, वही इस पेपर को कुछ हद तक क्लियर कर सकता है। अगर कई बच्चे तो ऐसे होते हैं इस पेपर में जो 120 मिनट में पूरे 200 क्वेश्चन ही नहीं देख पाते, ठीक है, तो उन बच्चों का सिलेक्शन तो कहां से ही होगा। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा एक फैक्टर बनता है। पेपर में डिफिकल्टी मॉडरेट है, पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर के अंदर, ठीक है। तो अगेन नॉट पॉसिबल विदाउट करेक्ट स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजी के बिना तो इस एग्जाम को आप क्लियर कर ही नहीं पाओगे, ये भी एक बात तय है। स्ट्रेटेजी कौन बताएगा? हम ही लोग बताएंगे, वाईसीटी की पूरी टीम बताएगी कैसे आपको स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है इस पेपर को क्लियर करने के लिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट
सैलरी कंपैरिजन। अब सैलरी कंपैरिजन देखो तो प्राइवेट और एसएससी जेई के अंदर अगर देखते हो तो स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से 30,000 बनती है प्राइवेट जॉब में, एसएससी जेई में 50,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। मतलब कोई भी मुझे बोले कि भाई प्राइवेट जॉब करना, मैं बोलूंगा भाई एसएससी जेई कर लो, ज्यादा अच्छा है ना। एक आध साल में अगर निकाल लिए तो सैलरी जस्ट 3 गुना मिलेगी आपको। फिर जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है प्राइवेट जॉब में, यहां तो बिल्कुल हाई जॉब सिक्योरिटी है, तो करना ही चाहिए भाई एसएससी जेई। वर्क प्रेशर बहुत हाई है ना, इतना काम करवाएंगे कि 30,000 रुपए भी लगने लगा कि भैया कम ही मिल रहा है। यहां पे काम भी मॉडरेट है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रोथ कुछ भी फिक्स नहीं है, अगर बॉस को पसंद आ गए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो गए। यहां पे स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ है, काम करोगे ग्रोथ होगा, प्रमोशन भी होगा और आपका सैलरी भी बढ़ेगा। तो कंक्लूजन क्या है, एसएससी जेईई गिव्स यू बेटर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। अगर शॉर्ट टर्म में देखते तो प्राइवेट जॉब, लॉन्ग टर्म में देखते तो हमेशा एसएससी जेईई आपका बेटर ऑप्शन आएगा एज कंपेयर टू प्राइवेट जॉब के मुकाबले बच्चों, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन जो मेरे एंड से रहेगा, अच्छा बच्चा बोलेगा सर अभी पेपर का पैटर्न डिस्कस नहीं किए हो, और भी चीजें थी इसमें जो डिस्कस नहीं की, उसके नेक्स्ट वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए इस वीडियो में उस पोर्शन को कवर नहीं किया। इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा और पार्ट 2 में इसके पूरे के पूरे पेपर के पैटर्न को और बाकी सब चीजों को डिस्कस किया जाएगा इन डिटेल में। कट ऑफ को भी अभी हल्का से ऊपर से छू के निकले, कट ऑफ के बारे में भी इन डिटेल में बात करेंगे। कब? जब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे और सिलेबस भी उसी में देखेंगे, ठीक है। तो अब एसएससी जेईई इज नॉट एन एग्जाम, इसको एग्जाम की तरह प्रिपेयर मत करो कि भाई एक एग्जाम है, ये आपका करियर अपॉर्चुनिटी है, ये करियर सेट कर देगा बच्चों। ढंग से पढ़ा, करियर सेट हो जाएगा। एक बार करियर सेट हो गया ना, लाइफ में पीछे घूम के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार जेईई बन गए तो एक बार जेईई बनने की जरूरत है आपको, ठीक है, लाइफ पे घूम के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमेशा कहता हूं मैं, स्मॉल डेली एफर्ट क्रिएट बिग रिजल्ट। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते हुए चलोगे, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हुए चलोगे, रिजल्ट आपका फाइनल जब आएगा तो आप सिलेक्ट हो चुके होंगे। और स्टार्ट टुडे, स्टे कंसिस्टेंट एंड गेट सिलेक्टेड। आज से शुरुआत करिए, कंसिस्टेंट रहिए और अपना सिलेक्शन पाइए वाईसीटी के साथ में बच्चों। तो इस बात पे एक चीज बोलता हूं, देखो तुम मेहनत करो ना करो मुझे नहीं पता, है ना। जो बच्चा मेहनत करेगा, कोई तो कर रहा है मेहनत इस एग्जाम की, ये तो मानते हो भाई। लाख बच्चा का पेपर दे रहा है तो कोई ना कोई बच्चा तो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है इस एग्जाम की, वो इस एग्जाम को क्लियर भी करेगा। अब वो बच्चा कौन होता है, ये डिपेंड करता है आपके एफर्ट पे कि आप एग्जाम की तैयारी कितनी अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपने अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर ली, वो बच्चे आप हो जाएंगे जो सिलेक्ट होने वाले हैं। और अगर तैयारी नहीं की तो कोई ना कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तैयारी करो और अच्छे तैयारी करो इस एग्जाम की और सिलेक्ट हो जाओ इस एग्जाम में। तो बच्चों बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ भी अगर लगा हो कि भैया आपको और डिटेल में चाहिए इस वीडियो में, कमेंट में डालिए। तो बच्चों जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा ना, तो उस टॉपिक्स को भी उसके अंदर इंक्लूड कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स।